केमिकल काइनेटिक्स की हम लोगों को आज से मार्किंग करना शुरू करना था। ठीक है, इसकी कुछ भी मार्किंग हुई नहीं है, तो बेसिकली ये फर्स्ट क्लास है बोर्ड्स की मार्किंग का। तो देखते हैं कितना लंबा लेकर जाते हैं आज इस मार्किंग वाले काम को। मैं सोच रही थी इसको 2 पार्ट्स में कंप्लीट करने का, बट लेट्स सी कितने पार्ट्स में आप कर सकते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पैराग्राफ नंबर 1। इस पैराग्राफ नंबर 1 में आपको बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन दी है, जो कि मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि आप उसको क्वेश्चन बनाओ, उसको लर्न करो, उसको रीड करो। ठीक है, जस्ट गिव इट अ लुक कि अच्छा ये पर्टिकुलर डेफिनेशन है और ये हमको पता होनी चाहिए। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मैं क्लास 12th में थी, जब आपके स्कूल या कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं फाइनल, उसमें जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, उन्होंने मेरे को क्वेश्चन ऑब्वियसली प्रैक्टिकल रिलेटेड पूछे थे, बट उनका मेरे से सवाल ये था डिफाइन थर्मोडाइनमिक्स। तो खैर, मैं तो एक उच्च कोटि की रट्टू तोता थी। मतलब अगर कोई भी चीज़ आप मेरे को दे दो तो उसमें मैं रटने में एक वर्ड भी उसका आगे पीछे नहीं करती थी, और मैं अपनी नोट्स मार्किंग में खैर खुद ही करती थी। तो उस वक्त मैंने थर्मोडाइनमिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, रीड की थी, तो जैसा टेक्स्ट बुक में लिखा था मैंने वैसे का वैसा उनको बता दिया। तो ये जस्ट एक रीडिंग पर्पस के लिए है, ये मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ कभी भी एग्ज़ाम में आएगी। सो जस्ट गिव इट अ लुक, उसको एक बार देख लो। ठीक है, अच्छा। और उसके बाद हमने जब थर्मोडाइनमिक्स पढ़ा था तब हमने इस बारे में बात की थी कि वाई थर्मोडाइनमिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ से क्वेश्चन एक फ्रेम किया जा सकता है, वाई स्टडी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स को मैं डॉट मतलब शॉर्ट में सी के लिख रही हूँ, इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी इम्पॉर्टेंट है? तो पॉइंट्स जो बता रही हूँ ब्लैक कलर से, उस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखना इट हेल्प अस टू प्रिडिक्ट हाउ रैपिडली द रिएक्शन अप्रोचेस इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इक्विलिब्रियम के बाद दैट इज लिखना, दैट इज के बाद में लिखना गिव्स इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को मैं शॉर्ट में इन्फो लिख रही हूँ, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट रिएक्शन रेट। ठीक है, ये आपको पॉइंट लिखना है। दिस इज योर पॉइंट नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा, इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। दिस इज योर पॉइंट नंबर 2। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है, डिफाइन केमिकल काइनेटिक्स और दूसरा क्वेश्चन है वाई स्टडी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इज इम्पॉर्टेंट, इसको अपने कॉपी में लिख लो, बट ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लर्निंग पर्पस के हेतु, तो जस्ट यू कैन गिव इट अ लुक। ठीक है, अच्छा। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन को, आपको 2 टाइप की रेट ऑफ रिएक्शन होती है, एक होती है एवरेज और एक होती है इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में से इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में तो कई बार बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डिफाइन इंस्टेंटेनियस रेट एंड एक्सप्लेन इट वगैरह वगैरह। तो ऐसे केस में इस पर मैं बातचीत बाद में करूंगी, क्योंकि ये चीज़ मेरे को तुमको टारगेट से मार्क करवा के देनी है, मैं टेक्स्ट बुक से इसको मार्क नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, इसलिए इस पर मैं अभी हाथ नहीं डालूंगी। खैर, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज रेट लॉ, ये आपका क्वेश्चन है। तो व्हाट इज रेट लॉ अगर क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये जानकारी है, दिस इज बेसिकली रेट लॉ। रेट लॉ क्यों अगर लिखने को बोला जाए तो ऐसा कोई भी एक जनरल रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक लिख देना, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये लिख के दे देना, और वहाँ पे उसके नीचे लिखना कि वेयर के इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं रेट कांस्टेंट। तो रेट लॉ के बारे में अगर आएगा तो ये तो तुमको लिखना ही है, और साथ ही साथ में ये भी लिखना है। अच्छा, रेट कांस्टेंट के बारे में मैंने पढ़ाते वक्त ही बताया था कि रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, और वो होता है टेम्परेचर, है ना। वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, बराबर। ओके, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है कि इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन एंड वेरीज विद टेम्परेचर। ठीक है, तो ऐसे केस में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि ऑन विच फैक्टर्स द रेट कांस्टेंट डिपेंड।
तो इसीलिए जब आज की क्लास की नोट्स मार्किंग खत्म हो जाएगी ना, तो एक हेडिंग देना जिसकी हेडिंग होगी की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट्स, और उस नोट्स का ये पहला पॉइंट आप लिख देना। तो आप डायरेक्ट ऐसे मत शुरुआत कर लेना कि इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। अरे भाई किसके बारे में बात कर रहे हो ये तो बताओ ना। इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? तो के इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ऐसा बताते हुए आगे बढ़ना, ठीक है। अच्छा, इवन इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को या इसी पर्टिकुलर पॉइंट से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑन विच फैक्टर्स के डिपेंड, ऑन विच फैक्टर्स के डिपेंड, ठीक है। अच्छा, इन रेट लॉ, क्योंकि अलग अलग चैप्टर में हम लोग पढ़ते रहते हैं कि के आता रहता है, तो किस चैप्टर के के की बारे में बात हो रही है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो वहाँ लिखना द के इन रेट लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन बट इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है कि डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, जस्ट राइट कि इट डिपेंड्स ऑन के एंड इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पेपर में कई बार ये डिफाइन पूछे जाते हैं। डिफाइन के मतलब ये जो आपका रेट कांस्टेंट है के, आप इसको डिफाइन करिए। तो इसकी अगर डेफिनेशन पूछी गई तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि अगर रिएक्टेंट्स में अगर एक रिएक्टेंट है तो एक, दो रिएक्टेंट है तो दो, तीन रिएक्टेंट है तो तीन, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं अगर उन सबकी कंसंट्रेशन हम क्या कर दें 1, ठीक है। जैसे देखो रेट क्या होता है, रेट इक्वल्स टू क्या होता है, के टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 2, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 3, इसी को तो आप रेट कहते हो ना, रेट लॉ। तो अगर ये सारे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को मैं 1 1 1 अगर सेट कर दूं तो रेट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से हमको रेट कांस्टेंट का डिफाइन भी लिखना होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें रेट कांस्टेंट का डिफाइन लिखना होगा। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे आप लोगों के पास डिफाइन रेट कांस्टेंट। तो अगर रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो कैसे लिखोगे, उसमें इस तरीके से लिखना जैसा मैं स्टेटमेंट बता रही हूँ कि रेट कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन, ठीक है। ये बेसिकली कुछ नहीं है, रिएक्शन का रेट ही है, ठीक है। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स, ठीक है, ऑल रिएक्टेंट्स अपीयरिंग इन रेट लॉ, मतलब सारे के सारे रिएक्टेंट जो रेट लॉ में आ रहे थे, रेट लॉ को मैं शॉर्ट फॉर्म में RL लिखती हूँ, ठीक है, इज सेट यूनिटी। जब आप उन सारे रिएक्टेंट्स को जो रेट लॉ में आपको दिख रहे हैं अगर आप उनकी वैल्यू को 1 कर दो तो ऐसे केस में जो आप लोगों के पास के आता है उसी के को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन या मैं कहूँ डिफाइंड रेट कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज डिफरेंशियल रेट लॉ, ऐसा पूछ लेगा कि डिफरेंशियल रेट लॉ क्या है। ये क्वेश्चन अगर मान लेते हैं पूछ लिया व्हाट इज डिफरेंशियल रेट लॉ, तब क्या करोगे। तो डिफरेंशियल रेट लॉ के लिए तुम्हें कुछ अलग आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। डिफरेंशियल रेट लॉ के लिए यही आंसर लिख देना जो तुमने ऊपर रेट लॉ के लिए लिखा था, खत्म। हाँ, बट वही आंसर लिखने के बाद ये पॉइंट जरूर लिखना कि दिस इक्वेशन, ये जैसा लिखा है ना बुक वाले ने कि इक्वेशन 6.2 इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट लॉ, वैसा तुम भी लिखना कि दिस इक्वेशन नंबर 1 वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट इज नोन एज आप लोगों का क्या, आपका डिफरेंशियल रेट लॉ, खत्म, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को भी अपने नोट्स में इंक्लूड करना। अब नोट्स का मतलब क्या होता है मैं अभी आपको ऑलरेडी ऊपर ही बता चुकी हूँ। अच्छा, इस पॉइंट का मैं मीनिंग बता देती हूँ कि ये पॉइंट कहना क्या चाह रहा है। ये पॉइंट आपसे बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जब हम रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखते हैं, हम वो जो कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर में जो नंबर लिखते हैं एक्स और वाई, वो स्टोइक्योमेट्रीज नहीं होती हैं। सो प्लीज़ उसको स्टोइक्योमेट्री जो होगी वही उसकी पावर में लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो किस्मत है, कभी किसी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए माइट भी, वैसे तो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए स्टोइक्योमेट्री को हम पावर में लिख सकते हैं, बट अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या ऐसी रिएक्शन है जो सीरीज ऑफ स्टेप्स में हो रही है तो उसमें आप कभी भी उसकी स्टोइक्योमेट्री को उसकी पावर में नहीं लिख सकते।
ठीक है, और उन पावर्स को हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम ऑर्डर कहते हैं। वो ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है, इवन निगेटिव में भी हो सकता है। खैर, ये इतनी चेकिंग हमारी हो गई, इतनी मार्किंग हमारी हो गई। और उसके बाद रुको एक मिनट, ठीक है, इस पैराग्राफ से मुझे एक और मार्किंग करानी है, बट पहले मैं आगे का बात कर लेती हूँ, फिर इसके बाद इस वाले टॉपिक पे हम लोग बाद में फिर से आते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डिफाइन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये सवाल भी भैया बहुत ज़्यादा फेमस है कि आप एक रिएक्शन की ऑर्डर को क्या करिए, डिफाइन करिए। तब आप क्या करेंगे, तो यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद यहाँ तक आप रोकेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज गिवन एज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। ये इस तरीके से ये लिखोगे, दैट इज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट में लिखोगे ऑर्डर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो पॉइंट नंबर 1 ये हो गया, पॉइंट नंबर 2 ये हो गया, पॉइंट नंबर 3 ये हो गया। इस तरीके से ऑर्डर को डिफाइन कर दिया। और चौथे पॉइंट में आपको जो एग्जाम्पल लिखना है आप लिख दो, जो एग्जाम्पल लिखना। नीचे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप वो भी लिख सकते हो या अपनी मर्जी से भी कोई लिख सकते हो, योर चॉइस, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्डर वाला काम हम लोगों का हो गया। अच्छा, ये आंसर अगर 1 मार्क के लिए आता है, ठीक है, 1 मार्क के लिए आता है, जैसे फॉर डिफाइन वगैरह के लिए आता है, तो आप इतना लिखोगे। अब कई लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे 1 मार्क्स के लिए इतना लिखेंगे क्या। भाई, जो चीज़ नेसेसरी है एक्सप्लेन करने के लिए वो तो लिखोगे ना। बिना पॉइंट नंबर 1 को लिख के आप डिफाइन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और पॉइंट नंबर 2 अगर लिख चुके हो तो पॉइंट नंबर 3 भी लिख दो। और डिफाइन के साथ तो एग्जाम्पल लिखना अच्छा ही लगता है। बट अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, एक्सप्लेन ऑर्डर, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ, ऐसा कुछ आ गया, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, इस तरीके का मान लेते हैं कोई आपको टॉपिक पूछ लेगा, जो कि 2 मार्क्स या मोर देन 2 मार्क्स के लिए अगर हुआ तो क्या करेंगे, तो ऊपर में जो हमने लिखा है अबोव आंसर, वो तो हमको लिखना ही लिखना है ना। उसके जो 4 पॉइंट्स हैं वो तो हमको लिखने ही लिखने हैं, नो डाउट। जब डिफाइन के लिए उतना लिख रहे हैं तो ऑब्वियस है कि 2 मार्क्स वाले के लिए थोड़ा ज़्यादा ही लिखेंगे। तो अब ज़्यादा में क्या लिखोगे, तो ज़्यादा में आप ये पॉइंट लिखोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये बराबर, ओके। ये आएगा आपका नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, मतलब ये पॉइंट नंबर 5 आपका ये है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 लिखोगे इसको, क्योंकि 4 पॉइंट तो ऊपर ही हो गए ना। अच्छा, उसके बाद ये लिखोगे द ऑर्डर कैन बी इंटीजर और फ्रैक्शनल, मतलब वो एक प्रॉपर नंबर भी हो सकता है, वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, वो ज़ीरो भी हो सकता है, और वो निगेटिव भी हो सकता है। ये आपको लिखना है। निगेटिव वगैरह के बारे में तो खैर यहाँ पे लिखा नहीं है, बट ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 6, बस ख़त्म। इस तरीके से आप अपने आंसर को फिर क्या कर देना, रेस्ट कर देना। अगर 1 मार्क के लिए ऑर्डर आता है तो क्या लिखेंगे, और अगर 2 मार्क्स के लिए आता है तो। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक तुम लोगों को क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि डिफाइन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। 1 मिनट रुको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया, डिफाइन आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा एक और, डिफाइन एलिमेंट्री रिएक्शंस। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ER लिख रही हूँ। तो यहाँ से लेकर ये हो जाएगा। इसका आंसर ऐसे स्टार्ट मत करना कि दीज रिएक्शंस करके, थोड़े अक्कल का इस्तेमाल करना। ऐसे लिखना, एलिमेंट्री रिएक्शंस आर डिफाइंड एज दोज रिएक्शंस विच अकर इन अ सिंगल स्टेप। मैं पूरा का पूरा PDF में अभी लिख कर नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसा अज्यूम करती हूँ क्लास 12 के बच्चे हो, थोड़ा बहुत इंग्लिश पे कमांड है, उस थोड़ी बहुत इंग्लिश की कमांड की इज्जत रखते हुए ये आप इतना लिख पाएँ। तो कैसे लिखेंगे, दोज रिएक्शंस, या ऐसा लिखना, द एलिमेंट्री रिएक्शंस आर डिफाइंड एज दोज रिएक्शंस विच अकर इन अ सिंगल स्टेप, ठीक है। और एक आधी एग्जाम्पल ले देना यहाँ पर, बराबर, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो,
बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के एग्जाम्पल को ना मैं बता रही हूँ किस तरीके से लिखना। इसको इस तरीके से कुछ लिखना, A + B गिविंग यू C और C + D इज गिविंग यू E और E इज गिविंग यू F, ऐसा लिख देना। मतलब इस तरीके से ये ऐसे वाले एग्जाम्पल्स याद मत करना, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसे एग्जाम्पल हम एग्ज़ाम डे तक पहुँचते पहुँचते भूल जाते हैं। तो कंसेप्चुअली जब मैंने तुम्हें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ाया था तो उस वक्त जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे कि ऐसा लिखो वैसा लिखो, ये करो वो करो, फला ना करो ढिमका ना करो, वही वाले एग्जाम्पल लिखना। ऐसे रट्टू तोते जैसे एग्जाम्पल्स मत लिखना, वो भूल जाओगे। और ऐसे एग्जाम्पल जो आप भूल गए लास्ट में, मतलब ही क्या रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो पूछा गया है बोर्ड एग्जाम्स में, डिफाइन मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो मैं पूरा तो नहीं लिख रही हूँ क्वेश्चन, वो तुम लिख लेना। अब अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको ऐसा लिखना, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, ऐसा लिखना, अ मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ, ठीक है, अब ये काट रही हूं मैं, हाँ, द के बाद नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन इट। ध्यान से सुनो, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, खत्म। उसके बाद मॉलिक्यूलैरिटी के ही डिफाइन में लिखना। सेकेंड पॉइंट, ये मैं डिक्टेट कर रही हूँ, तुमको लिखना है। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे? इट कैन बी क्लासिफाइड एज बायोमॉलिक्यूलर, ठीक है, कॉमा यूनी, मतलब पहले लिखना यूनिमॉलिक्यूलर कॉमा बायोमॉलिक्यूलर, है ना, डॉट 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 डॉट, बराबर, ये इस तरीके से। ठीक है, कर लोगे सवाल? अच्छा, बढ़िया है। अब उसके बाद अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। वैसे तो आपको मॉलिक्यूलैरिटी उसने पूछ ली, लेकिन कई बार अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिफाइन बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो अगर बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन आपको डिफाइन करने को पूछ लिया गया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने लिखना है, डन। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेगा कि डिफाइन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, कई बार इस तरीके से पूछ लेगा। अच्छा, तो ऐसे में क्या जवाब दोगे? इस तरीके से आंसर दोगे कि द रिएक्शन इन विच देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। थोड़ा बहुत इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपको अपनी लैंग्वेज को एडजस्ट करना पड़ेगा। हर चीज़ आपको टेक्स्ट बुक में सजी सजाई मिल जाए ऐसा तो नहीं होता है ना, थोड़ा बहुत हमें अपनी स्वयं अपनी बुद्धि चलानी पड़ेगी। खैर, अभी इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का जो आखिरी पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने देखो पढ़ाते वक्त भी इस पॉइंट पे फोकस किया है। एनसीईआरटी में तक ये चीज़ लिखी रहती है कि जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए उनकी जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को देखकर लिख देते। पहली बात तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन ही नहीं होती। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइंड होती है? एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये पॉइंट आप लोगों के ट्रू फॉल्स एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसको नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, या फिर इससे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, तो बताना कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि आप लोगों का क्या कहते हैं, जो भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, बस बात खत्म, डन, ओके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। ऑर्डर के बारे में तो हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है, तो उस पर अभी कमेंट नहीं करते। आरडीएस के बारे में बात करनी है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, तो याद रखना जो स्लोएस्ट स्टेप होती है उसी को हम लोग आरडीएस कहते हैं। तो यहाँ से इसका डिफाइन आपको शुरू करना है। ठीक है, इस पॉइंट से डिफाइन शुरू करना है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको डिफाइन रोकना है। दिस इज आरडीएस। ठीक है, बस खत्म। एग्जाम्पल देने को तो तुम दे सकते हो, बट उसके लिए याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, अच्छा, उसके अलावा एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है और इसको नोट्स में लिखना है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी लिखने को कही जाए तो देखो, कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन ही नहीं होती। हम मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही डिफाइन करते हैं। पहला तो ये आपने दिमाग में रखना है। दूसरी चीज़ आपको अपने दिमाग में ये रखनी है
कि अगर कभी आपको कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दी जाए तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अगर आपको रेट लॉ लिखने को बोले तो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो ओवरऑल रेट लॉ होता है वो हमेशा स्लोएस्ट स्टेप से ही लिखा जाता है, मतलब आरडीएस को देखकर लिखा जाता है। जो फास्ट स्टेप्स होती हैं उनको देखकर नहीं लिखा जाता। मैं वैसे ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुकी हूँ, मैं तो अभी क्योंकि आपका रिविजन मार्किंग करा रही हूँ तो मार्किंग कराते कराते मैं ये सारी चीज़ें वापस डिक्टेट कर रही हूँ। तो इस चीज़ को लिखना, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रेट लॉ ऑफ ओवरऑल रिएक्शन ऑफ अ ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वी यूज़ आरडीएस। ठीक है, ये लिखना, वी यूज़ आरडीएस। ठीक है ना, ये अपने नोट्स में ज़रूर लिख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। तो खैर इस टॉपिक पे भी हम लोगों ने बहुत देर चर्चा की है कि आखिर रिएक्शन इंटरमीडिएट किस बला का नाम है, किसे कहते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसके डिफाइन पे हम बात करते हैं, क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट का डिफाइन खैर बहुत कम आता है। ज़्यादातर आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट, कैटलिस्ट, आरडीएस, ऐसी ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती हैं। ठीक है, खैर तो अभी एक मिनट रुको, मैं डिक्टेट कर देती हूँ। डिक्टेट करने के बाद इसको तुम खुद लिख लेना। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट का डिफाइन लिख लो। द रिएक्शन इंटरमीडिएट आर डिफाइंड एज दोज स्पीशीज which appear in one of the step of a reaction but it is consumed in consecutive next step। मतलब एक स्टेप में वो अपीयर हो रही है और जस्ट उसके नेक्स्ट वाली स्टेप में वो वापस से ख़त्म भी हो जा रही है। ऐसी पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग, या ऐसे पर्टिकुलर स्पीशीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये लिख देने का। ठीक है, अच्छा इसका एग्जाम्पल भी लिखना। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, ऐसा लिखना, A plus B giving you C star, फिर लिखना C star giving you D, फिर लिखना here C star is reaction intermediate, ऐसा लिख देना। डन, ये ऐसा लिख देना। समझ गए क्या कहना चाह रही हूँ मैं? ओके। उसके बाद थर्ड पॉइंट में ये लिखना कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट डज नॉट अपीयर इन रेट लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके खैर बोर्ड्स में आपको इस तरीके के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आपको बहुत सारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस दी हुई हैं और उन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से आपको रेट लॉ लिखना है। अदरवाइज जेडब्ल्यू वगैरह में तो पूछे जाते हैं और मैंने वो सिखाया भी है कि अगर एक रिएक्शन इंटरमीडिएट को हटाना और रेट लॉ से तो हम किस तरीके से हटाते हैं। बट इतना ध्यान रखना, रेट लॉ में कभी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको डिफाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट वाले क्वेश्चन के थर्ड पॉइंट में तो लिखोगे लिखोगे, एज वेल एज इसको अपने नोट्स में भी लिखोगे। ठीक है, इसको नोट्स में भी लिखोगे। डन। अच्छा, फिर ये तो यार हम लोगों का बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन है और इवन स्कूल के जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं ना, उन लोगों का तक ये फेवरेट क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। खत्म कहानी। जैसा बुक में लिखा है ना वैसा का वैसा छाप देना, बिना अपना दिमाग को एक अक्षर भी दिमाग का खर्च किए। जैसा लिखा है आप कृपया करके वैसा का वैसा लिख दें, कोई दिमाग खर्च नहीं करने का। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के डिस्टिंग्विश के लिए आपको पूछा जाता है। ठीक है, ये चीज़ पूछी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब देखो, पेपर में 2 टाइप के रेट लॉस पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है डिफरेंशियल रेट लॉ, जो कि मैं आपको ऑलरेडी ऊपर मार्क करवा चुकी हूँ कि क्या करना है और कितना लिखना है, और एक होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, बराबर। अच्छा, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हम लोगों को फॉर्मूले हमने डिराइव वगैरह किए थे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ज़ीरो ऑर्डर के लिए। तो अभी आज की मार्किंग में मैं फर्स्ट ऑर्डर तक की मार्किंग पूरी कंप्लीट करा देती हूँ, फिर ज़ीरो ऑर्डर की हम लोग कल से करेंगे। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन ये आएगा कि डिराइव, ठीक है, द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन सोल्यूशन। ये सोल्यूशन वर्ड पे फोकस करना, क्योंकि क्वेश्चन प्रेशर के टर्म्स में भी पूछा जा सकता है या फिर गैस के टर्म्स में भी पूछा जा सकता है। तो ये प्रेशर के टर्म्स में पूछ रहा है कि सोल्यूशन के टर्म्स में पूछ रहा है, ये क्वेश्चन को रीड करके ही पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने बोर्ड एग्जाम से पहले, खैर बोर्ड एग्जाम्स हुए नहीं कोविड की वजह से, बट उन लोगों का जब आखिरी में हमने वो प्रैक्टिस पेपर्स लिए थे ना, तो शोभित से ये क्वेश्चन में एरर हो गया था। उसने प्रेशर के बदले सोल्यूशन वाली चीज़ लिख के दे दी थी, तो ये एरर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखो क्या चीज़ें बोला जा रहा है। तो लिखेंगे कैसे, कंसीडर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट में आ जाओ और उसके बाद लिख देना ये यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट नंबर 2 ख़त्म। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में ये लिख देना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट नंबर 3। वो सब फालतू मत लिखना, रीअरेंजिंग फरेंजिंग वो सब मत करना, अननेसेसरी टाइम पास है, ठीक है, वो सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली कैसा है फटाफट आगे बढ़ जाना, ठीक है। ओके, तो फिर पॉइंट नंबर 4, अब पॉइंट नंबर 4 में आपको इंटीग्रेट करना है, तो पॉइंट नंबर 4 आप डायरेक्टली ये लिखेंगे, है ना। उसमें वो इनिशियल टाइम टी था कि 0 था कि A0 था कि P0 था, ये सब नहीं, नो फालतू बकवास, ठीक है। वो चेकिंग करने वाले टीचर को इतनी अक्ल है, वो समझ जाएगा, और अननेसेसरी हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है इन चीज़ों को डिस्क्राइब करने में। अच्छा, ये सब भी नहीं लिखना, ऑन इंटीग्रेशन फिंटीग्रेशन, डायरेक्टली इंटीग्रेट करते जाओ इसको, ये आपका पॉइंट नंबर 5 बन जाएगा। फिर सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिमिट्स, ये भी मत लिखना, क्योंकि एक बेसिक मैथ्स करने वाले एक इंसान को इतनी अक्ल होती है कि उसको लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरे तीनों, ये आपके पॉइंट नंबर 6 बन गए, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जैसा कि तुमको मैंने बताया कि लॉग बेस 10 में आपको कन्वर्ट अगर करना है तो 2.303 लिखना पड़ता है, तो इसको लिख के बताने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इस पर्टिकुलर पॉइंट को अपना पॉइंट नंबर 7 लिख दो, ठीक है ना। और उसके बाद लिख देना दिस इज़ दी, ऐसा लिख देना दिस इज़ द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन सोल्यूशन, ये लिख देना। और उसके बाद नीचे लिखना वेयर A0 का मतलब क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ऐसा लिखना। AT का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T, ठीक है, ऐसा लिख देना, बराबर, खत्म। कुछ भी नहीं है ज़्यादा लिखने लायक, अनलेस एंड अनटिल तुम इस चीज़ को कॉम्प्लिकेट ना करो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें, ठीक है, अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, बराबर, इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो इसी के बाजू में जब ये इक्वेशन की जब ये स्टेप लिखोगे ना, तो इसी स्टेप के बाजू में लिख देना ऑन रीअरेंजिंग। जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो रीअरेंज करके आप ये भी लिख सकते हो AT इज इक्वल्स टू A0 e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ KT, ये आप लिखना, ठीक है। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड फर्स्ट रेट लॉ डिराइव करने को बोला था, आपने कर दिया। एक क्वेश्चन आपसे ये भी बोला जा सकता है, शो दैट करो AT इज इक्वल्स टू A0 e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ KT है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन सोल्यूशन। तो ऐसे में क्या करोगे, ऐसे में मैंने अभी जो आंसर आपको मार्क करवाया, आपको एग्जैक्टली पहले तो वैसे का वैसा आंसर कॉपी पेस्ट करना है, छाप देना है, ठीक है। अच्छा, लेकिन कहाँ तक छापना है, इस पर्टिकुलर को अप टू 0.6, सिर्फ और सिर्फ वो आंसर 0.6 तक लिखोगे, वो भी सिर्फ यहाँ तक, ये रीअरेंजिंग तक, उसके आगे मत लिखना, ठीक है, उसके आगे मत लिखना। हाँ, क्वेश्चन को प्रूव दैट करने के बाद ये जरूर लिख देना वेयर A0 इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, AT इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन एट टाइम T, ये आप जरूर लिख देना, बट पूरा का पूरा उसको 2.303 लॉग बेस 10 वाला तक वहां तक डिराइव करने की आपको जरूरत नहीं। अच्छा, अब जब ये क्वेश्चन आता है ना, शो दैट वाला, AT इज इक्वल्स टू A0 e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ KT, बोर्ड एग्जाम्स में जितने भी बच्चे हैं, हर वो बच्चा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिराइव कर सकता है, अगर पढ़ाई लिखाई की है तो। बिना पढ़ाई लिखाई किए तो भैया कुछ भी नहीं हो सकता, अगर पढ़ाई लिखाई की है तो। बट अपने आंसर को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है, तभी तो तुम्हें फुल में से फुल मिलेंगे। अगर मान लेते हैं मैंने भी उतना ही लिखा है, तुमने भी उतना ही लिखा है, तो फिर हो सकता है आधा मार्क्स कटने की प्रोबेबिलिटी हो। तो ऐसे केस में ये इसको लेट से मैं लिख देती हूँ, ये शो दैट वाला जो सवाल है, इस शो दैट वाले सवाल के साथ ड्रॉ दिस ग्राफ। अब ये ग्राफ कैसे आया, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाते वक्त में ये चैप्टर के एक्सप्लेन किया है कि ये ग्राफ कैसे आया, क्यों ये कर्व ऐसा दिख रहा है। हाँ, आपको इतना सजा धजा के नहीं बनाना है, आपको सिंपल ऐसा करना है, यहाँ पे कंसंट्रेट AT लिखना है, यहाँ पे T लिखना है, कर्व को ऐसा बना देना, खत्म कहानी। चेकिंग करने वाले एग्जामिनर के आंखों के सामने एक अलग ही इंप्रेशन जाएगा अगर आप ऐसा बनाओगे तो, क्या अरे वाह यार, इसको तो सब कुछ आता है ना, इसको तो सब कुछ आता है, उसको लड़के लड़की को तो सब पता है। ये उस शो दैट वाले सवाल के साथ ग्राफ बनाना है आंसर खत्म होने के बाद। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया, डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो क्या ग्राफ नहीं बनाना है, तो भी ग्राफ बनाना है,
ये लो, तब कौन सा ग्राफ बनाएंगे, तब आप ये वाला ग्राफ बनाना। वो जो इंटीग्रेटेड वाला अगर क्वेश्चन आता है ना, तो आंसर खत्म हो जाने के बाद ये वाला ग्राफ बना देना, ठीक है, ये वाला ग्राफ बना देना, डन। अच्छा, बस उस ग्राफ को बना लेने के बाद उसके नीचे लिखना स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k अपॉन 2.303 और ये लिखना y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू लॉग बेस 10 a0, ऐसा लिखना। तो शो दैट वाला आया तो क्या करना है, और अगर आपको ये आया कि ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ तो क्या बनाना है, डन। अच्छा, इसी पर्टिकुलर टॉपिक से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि डिफाइन हाफ लाइफ, पहले तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, डिफाइन हाफ लाइफ एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन ठीक है, फॉर हाफ लाइफ इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। तब हम लोगों की गाड़ी क्या करेगी बताओ। तब ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको अपना आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। पहले तो हाफ लाइफ को आप डिफाइन कर देना, डिफाइन कहाँ है हाफ लाइफ का मैं बताऊंगी आगे, बट पहले डिफाइन कर लेना। बी पॉइंट में उसके देखो ये लिखना, द इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन सॉल्यूशन इज। अब क्या लिखोगे इसके बदले, इसके बदले आपको ये लिखना है, ये वाली एक्सप्रेशन, ये वाला है 6.7 इक्वेशन, ठीक है। पॉइंट बी में क्या लिखना, 6.7 वाली इक्वेशन लिख देना। 2 पॉइंट्स क्या लिखने हैं ये तो समझ में आ गया, हाँ 2 पॉइंट्स क्या लिखने हैं ये तो हमको खैर समझ में आ चुका है। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद ये लिखना है कि पुट, पॉइंट नंबर 3 में हाफ लाइफ वाले डेरिवेशन में लिखना पुट AT इक्वल टू A0/2 एट T इक्वल टू ये, ऐसा। फिर पॉइंट नंबर 4 में ये पूरा का पूरा लिख देना, मतलब एक के बाद एक। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 को ही कंटिन्यू करना और यहां तक लिख देना, डन, बस खत्म। और पॉइंट नंबर 5 में लिखना कि देयरफॉर, ऐसा लिखना, देयरफॉर हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, क्योंकि टी हाफ के फॉर्मूले में कुछ आया ही नहीं ना कंसंट्रेशन का टर्म, बल्कि ये लाइन तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग सीईटी के एग्जाम में इस पर्टिकुलर लाइन से अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इस पॉइंट को तो नोट्स में भी लिखना है आपको। आपके सिलेबस में 2 ही ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और एक है सूडो ऑर्डर। और सूडो ऑर्डर के तो खैर तुम्हारी बुक में सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, बाकी तो कुछ है ही नहीं। सूडो ऑर्डर का तो पढ़ना ही नहीं है तुमको। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन के, ठीक है। ये इवन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता था कि शो दैट हाफ लाइफ मतलब टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। इस पर्टिकुलर आंसर को ऐसे भी पूछा जा सकता था। तो अगर ऐसे पूछना तो भी तुमको यही लिखना है, बस सेम टू सेम यही छाप देना था, सेम टू सेम। लेकिन दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है, बट टी हाफ का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है या कोई भी केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आता है तो कोशिश हमेशा यही करना कि उस पर्टिकुलर केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन में आप ग्राफ बनाकर दें। ग्राफ बनाने से आपका आंसर जो है वो ज़्यादा प्रेजेंटेटिव लगेगा। तो अब यहाँ पे मैं कौन सा ग्राफ बनाऊँ, तो यहाँ पे हम टी हाफ का ग्राफ बनाएंगे। टी हाफ का ग्राफ तुम्हारी बुक में कहीं है क्या? अच्छा एक मिनट रुकना, मैंने टी हाफ का ग्राफ तुम्हारी बुक में होना तो चाहिए यार कि वो इंडिपेंडेंट है। खैर तुम्हारी बुक में नहीं है, ओ माय गॉड। तो ऐसे केस में कोई दिक्कत नहीं है, मैं ग्राफ बता देती हूँ क्या बनाना। यहाँ पे वाई एक्सेस पे लिख देना टी हाफ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ लिख देना कंसंट्रेशन, यहाँ लिख देना कंसंट्रेशन, और ये सीधी लाइन बना देना, ख़त्म। क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रहा ना, जो है सो है, वो तो फिक्स है इसीलिए, ठीक है। अच्छा इवन हमने जो ये ऊपर वाला क्वेश्चन किया था ना, डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इस इंटीग्रेटेड रेट लॉ में मैंने आपको कौन सा कर्व बनाने को कहा था? मैंने ये वाला ग्राफ बनाने को कहा था, है ना, ये वाला ग्राफ बनाने को कहा था, ठीक है। तो इसके साथ ये कर्व भी बना देना, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये A0/AT वर्सेस टाइम का है और ये A0/AT वर्सेस कंसंट्रेशन का है। अब तुम में से कई स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली जो ग्राफ्स को रटने का सोल्यूशन सोच रहे हो कि ग्राफ को रट लेते हैं, रट के लिख लाएंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स से किसी भी चैप्टर के ग्राफ को रटा नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसको रटते नहीं है हम लोग,
उसमें कैसा रहता है, हर ग्राफ का कुछ ना कुछ कंसेप्ट होता है, ठीक है, कि वो पर्टिकुलर ग्राफ कैसे आया, कैसे बना, वैसा ही क्यों बना, वैसा क्यों नहीं बना, इसकी स्लोप ऐसी क्यों है, उसकी स्लोप वैसी क्यों है, बराबर, ये बात समझ में आ रही है, ऐसा कंसेप्ट रहता है। और अगर आपको वो कंसेप्ट नहीं पता है, और वो नहीं पता वाली सिचुएशन एक ही केस में हो सकती है, अगर तुमने वीडियोस को ठीक से नहीं देखा है, सुना नहीं है, सिर्फ इग्नोर किया है, सिर्फ ऐसे ही मेरे को टाइम पास के हेतु नोट्स भेज दिए हैं, तो ही ये सिचुएशन हो सकती है। अदरवाइज एक एक ग्राफ कैसे बनता है ये मैंने सिखाया है कि हाँ करके देखो, ये लाइन ऐसी आएगी, ये वैसी जाएगी, ये डायरेक्टली नहीं बता दिया कि सो है तुम याद कर लो, ऐसा नहीं किया है, ठीक है। तो वो इंटीग्रेटेड वाले के साथ ये दोनों कर्व्स बनाना, और जब इस कर्व को बनाओगे तो इस कर्व को बनाने के बाद इतना लिख देना बस यहाँ पे कि कर्व के बाजू में स्लोप इक्वल टू k/2.303, ठीक है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से है ना, तीसरा क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से। चौथा क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से ये पूछा जा सकता है, डिफाइन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, एंड राइट इट्स एग्जाम्पल, एंड राइट इट एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल्स में तो खैर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट बहुत सारे एग्जाम्पल्स गधे के जैसे याद मत रखना। पॉइंट नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, इनमें से कोई एक आधी रट्टा मार लो, ठीक है। मैं तो सजेस्ट करूंगी कि यही वाला करो, इसको कहते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। और ज़रूरी नहीं है कि आपको रिएक्शन भी लिखनी है, आप अगर सिर्फ इतना भी लिख कर आ जाते हो ना, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि रिएक्शन लिखने में हेरा फेरी हो सकती है ना, हो सकता है गलत प्रोडक्ट लिख दो गधे जैसे, याद ना आए पेपर के दिन, हो सकता है बैलेंसिंग छोड़ दो, हो सकता है कुछ अलग तमाशा कर दो। तो इतना भी लिख दोगे ना, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, या इतना भी लिख दोगे डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ये काफ़ी है, ठीक है, तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो ये 2 एग्जाम्पल्स है, आप इन दोनों को याद कर सकते हो। अच्छा, एक एग्जाम्पल जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको कभी नहीं भूलना है, वो है रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस। ये भी एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। जितनी भी रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस होती हैं, यू नो ना व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस, दोज प्रोसेसेस जिनमें अपने आप रेडिएशंस निकलने लगते हैं, यूरेनियम वगैरह वगैरह, सुना होगा तुमने। तो ये भी एग्जाम्पल है। तो 3 एग्जाम्पल आपने याद रखने, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अच्छा, डिफाइन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैडम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को तो आपने बताया ही नहीं, उसका डिफाइन किधर है? तो मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिफाइन डिक्टेट कर रही हूँ, सो प्लीज राइट इट डाउन। उसमें ऐसा लिखना, इफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, नहीं, ऐसा नहीं लिखना, थोड़ा अच्छी भाषा हमको उपयोग में लानी पड़ेगी ना डिफाइन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। उसमें ऐसा लिखना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डिफाइंड एज, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डिफाइंड एज दोज रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बस इतना लिख दो, ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफाइन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अलग से पूछ लेगा, डिफाइन हाफ लाइफ। अब देखो, हाफ लाइफ चाहे आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफाइन करो या हाफ लाइफ आप 0 ऑर्डर के लिए डिफाइन करो, हाफ लाइफ आखिर हाफ लाइफ ही होती है, ठीक है। तो हाफ लाइफ की डेफिनेशन ये है, ये जो मैं गुचुड़ मुचुड़ कर रही हूं ना, ये है हाफ लाइफ की रिएक्शन। तो हाफ लाइफ चाहे फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछे, 0 ऑर्डर के लिए पूछे, कि दुनिया के किसी भी ऑर्डर के लिए पूछे, डिफाइन हाफ लाइफ का हमेशा यही रहेगा, ठीक है, खत्म। ये 1 लाइन में आप हाफ लाइफ की डेफिनेशन लिख के बात खत्म करना। हाँ, अगर डिराइव वगैरह करने को बोल रहा है तो फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको डिराइव करना पड़ेगा, बट इतना लिखकर बात खत्म करना। अच्छा, अब देखो, पेपर में बहुत सालों पहले बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है कि ड्रॉ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, आप पूरा क्वेश्चन काइंडली लिख लीजिए। ड्रॉ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन शोइंग फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन वो पूछ लेगा।
तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड्स में आया हुआ है बहुत सालों पहले। तो ऐसे केस में आपकी बुक में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के जितने भी ग्राफ हैं आपको सब ड्रॉ करने हैं। तो कितने ग्राफ्स हैं, चलो बातचीत कर लेते हैं ग्राफ की संख्या के ऊपर भी। दिस इज योर ग्राफ नंबर 1। सबसे पहले आप ये ग्राफ नंबर 1 की हेडिंग डालेंगे, ठीक है, अ प्लॉट ऑफ AT वर्सेस T पॉइंट में लिखेंगे ना, फिर ग्राफ बनाएंगे, डन, खत्म। फिर ग्राफ नंबर 2 में आते हैं, दिस इज योर ग्राफ नंबर 2। ग्राफ नंबर 2 की हेडिंग डालेंगे, किसके वर्सेस का प्लॉट है भैया, ये लिखा तो नहीं है कि किसके वर्सेस का प्लॉट है, तो ये चल लिखा है रेट वर्सेस AT, ऐसा लिखा है। तो फिर ये ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, अब इस ग्राफ के बाजू में थोड़ी थोड़ी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें लिखनी है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें लिखनी है हर ग्राफ के बाजू में, ठीक है। इस ग्राफ के बाजू में अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें क्या लिखनी है, ये लिखनी है अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें। चाहे तो ग्राफ के बाजू में भी लिख सकते हो ऐसे पॉइंट्स बनाकर, या तो अपने आंसर को अगर बड़ा दिखाना चाहते हो तो ग्राफ के नीचे भी लिख सकते हो। मैं तो देखो बाजू में ही लिखती थी जब मैं खुद लिखती थी ये पेपर में आंसर, ताकि समझ में आता है कि अच्छा इस ग्राफ के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये लिखना है, ओके। और उसके बाद लिख देना है मतलब पॉइंट नंबर 2 में तो ये लिख दोगे, इस ग्राफ नंबर 2 का पॉइंट नंबर 1 ये लिखोगे, और पॉइंट नंबर 2 ये लिखोगे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये पॉइंट नंबर 2 लिख दोगे। और पॉइंट नंबर 3 में ये लिख दोगे आपका स्ट्रेट स्लोप और स्ट्रेट लाइन। ये इस ग्राफ की अच्छी अच्छी बातें आपको लिखनी है। ग्राफ नंबर 3 कहाँ है तुम्हारी बुक में, ये है तुम्हारी बुक में ग्राफ नंबर 3। ग्राफ नंबर 3 की हेडिंग क्या है आपका, ये हेडिंग, ठीक है। इस हेडिंग की अब अच्छी अच्छी बातें क्या है, इस हेडिंग की अच्छी अच्छी बातें हैं ये सब की सारी, ये सारी की सारी अच्छी अच्छी बातें पॉइंट नंबर 1 में आएंगी। मैथ्स की इक्वेशन को रीअरेंज किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 2 में ये आएगा कि इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। पॉइंट नंबर 3 में ये आएगा, ये जो मैंने लिखा था ना स्लोप इक्वल टू इतना, वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू इतना, ये पॉइंट नंबर 3 में आएगा। ये इस ग्राफ नंबर 3 की अच्छी अच्छी बातें। फिर आपकी बुक में ग्राफ नंबर 4 भी है, तो ग्राफ नंबर 4 पे भी आएंगे। ग्राफ नंबर 4 की हेडिंग देंगे, अच्छा किसके वर्सेस का ग्राफ है, लॉग वर्सेस टी का। उसका पॉइंट नंबर 1 में आप ये लिखेंगे, ये वाई है, हाँ, पॉइंट नंबर 1 में ये लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे ग्राफ इज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन नेचर, पॉइंट नंबर 2 ये लिखेंगे। ज़्यादा नहीं लिखना, पूरा y इक्वल टू mx c इतना लिखना, ग्राफ इज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन नेचर पासिंग थ्रू ओरिजिन, सिर्फ इतना लिखना, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखेंगे भाई, पॉइंट नंबर 3 में ये लिख देंगे स्लोप। 4 ग्राफ हो गए, सोचो 5वां ग्राफ दिया है कि आपकी बुक में नहीं दिया, यानी कि ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि कल को तुमको ये चारों ग्राफ का क्वेश्चन एक साथ पूछ ले, हो सकता है कल को 1 मार्क के लिए, 2 मार्क्स के लिए सिर्फ इनमें से कोई एक ग्राफ पूछे कि प्लॉट अ ग्राफ ऑफ A वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ A वर्सेस टाइम फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कल को वो ऐसा पूछ ले, तो अगर वो ऐसा भी पूछता है तो उसके लिए भी तो ये ज़रूरी है ना कि आपको चारों ग्राफ्स पता होने चाहिए कि वो कैसे कैसे दिखते हैं, उनके की पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। जो लोग ग्राफ को रटने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को ये कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप ग्राफ को नहीं रट सकते, आप भूल जाएंगे, ठीक है। इससे बेटर है कि आप सीख लो कि ग्राफ्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, मैंने सिखाया है। कहीं पे भी अगर तुम्हें हेल्प की नीड पड़ती कि नहीं मैम नहीं समझ में आया कि ये ग्राफ आपने कैसे ड्रॉ किया है करके, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट फॉर दैट, बट डोंट डू रट्टाफिकेशन एंड डोंट ट्राई टू डू इट, बिकॉज आप कर नहीं पाएंगे ना, अननेसेसरी का वेस्टेज ऑफ टाइम है। सीख लोगे तो अभी भी काम आएगा, जिंदगी में आगे भी कभी काम आएगा। और जब भी कोई ग्राफ का क्वेश्चन आए तो उसके बाजू में उसकी अच्छी अच्छी बातें ज़रूर लिखना, मतलब वो ग्राफ किस इक्वेशन को देखकर बनाया गया, राइट, वो ग्राफ का स्लोप क्या है, वाई इंटरसेप्ट क्या है, और साथ ही साथ में उस ग्राफ का नेचर क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास कर रहा है वगैरह वगैरह, ये सारी बातचीत, ठीक है। ये आपके आंसर को ना बहुत ही क्या कहते हैं उसको, प्रेजेंटेटिव बनाती हैं, कि आपके जो चेकिंग करने वाला टीचर है वो आपसे मंत्रमुग्ध हो जाता है, रे हाँ यार ये लड़का है लड़की तो बड़ा होशियार है। अच्छा, अब इसमें एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि डिफाइन, मतलब डिराइव, नॉट डिफाइन, डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैस फेज। बताओ
अभी हमने जो बातचीत की वो सोल्यूशन फेज के लिए की, अब उसको सोल्यूशन फेज से उसको शांति नहीं मिली, उसने तुमको गैस फेज के लिए पूछ लिया। तो गैस फेज के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस साल, तो मुझे ऐसा लग भी रहा था कि ये गैस फेज वाला क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स में, क्योंकि इससे पहले आपका जो सिलेबस हुआ करता था महाराष्ट्र बोर्ड का, उसमें गैस फेज एक्चुअली कभी था ही नहीं, इसी साल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है आपके सिलेबस में। तो खैर अगर ऐसा कभी आता है तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, ब्राउन कलर से मार्किंग करा रही हूँ, कंसीडर से लेके यहाँ तक पॉइंट नंबर 1, ठीक है। फिर ए के नीचे लिखना, अब देखो मैं बता रही हूँ कैसे लिखना है, ध्यान से सुनना। जैसा हम केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखाती थी ना मैं, वैसे ही कि एट टी इक्वल टू 0 पी आई, ये दोनों 0 0। फिर उसके बाद क्या लिखना, एट टी इक्वल टू टी पी आई माइनस एक्स एक्स एक्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में जैसा तुमको लिखवाती थी वैसा ही लिखने का, ठीक है, वेरी गुड। और उसके बाद ये सब पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने इस तरीके से लिख दिया है, जो कि आपको ऑलरेडी सिखाया भी है केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, बकवास है। फिर हम लोग पी टोटल, एक मिनट कहाँ चला गया, फिर आपको टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है, पीटी। तो पीटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि टी पॉइंट पर ए का प्रेशर कितना है प्लस बी का प्रेशर कितना है प्लस सी का प्रेशर कितना है। तो आप देखो इन तीनों को ऐड कर रहे हो, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, तो ये आपने टोटल प्रेशर निकाल लिया। दिस इज अ पॉइंट नंबर 2, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से देयरफॉर पीटी क्या आया, पी आई प्लस एक्स आया। सो इसी पॉइंट नंबर 2 के बाद आप ये लिख सकते हो कि अच्छा एक्स को फिर मैं पीटी माइनस पी आई भी तो लिख सकता हूँ। दिस इज योर पॉइंट नंबर 3, ये दोनों को मिला के पॉइंट नंबर 3, ठीक है, डन, ओके। अब आगे क्या करें बताओ, आगे क्या करें? तो ऐसे में इस लाइन को तो पहले काट दो, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, फिर लिखना कि फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 को देखो और देखकर मुझे बताओ टाइम टी पर ए का प्रेशर कितना है। टाइम टी पर ए का प्रेशर है पी आई माइनस एक्स, इस बात से तो एग्री करते हो ना, पी आई माइनस कितना है एक्स, और ऊपर इसको अपनी इक्वेशन नंबर 2 दे दो, और हमने x की वैल्यू निकाल के रखी है, बोलो कितनी निकाल के रखी है x की वैल्यू, हमने पी टी माइनस पी आई, ये x की वैल्यू निकाल के रखी है, बराबर। ब्रैकेट को ओपन कर लो, पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई, अरे यार कहाँ चला गया, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर लो, प्लस पी आई कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ पी आई माइनस पी टी, इससे मेरे को पी ए की वैल्यू मिल गई है ना। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 4, ये जो मैंने लिखवाया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 में आपको ये लिखना है, ठीक है, द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इज, पॉइंट नंबर 5 लिखोगे, राइट, अच्छा ठीक है। अब आप उसके बाद पॉइंट नंबर 5 को लिखना, ये ऐसा लिखना, रिप्लेसिंग, ठीक है, रिप्लेसिंग ए नॉट विथ पी नॉट, मतलब ए नॉट को पी नॉट से हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग ये जो वर्ड यूज करते थे पी नॉट, नॉट का मतलब क्या होता था, इनिशियल, बट यहाँ पे नॉट नहीं है, यहाँ पे हमने कौन सा वर्ड यूज किया है, आई, तो आप ए नॉट को पी आई से रिप्लेस कर देना, ए टी को पी टी से रिप्लेस कर देना, डन, ऐसा लिखना। दिस विल बी योर पॉइंट नंबर 6, और कर भी देना पॉइंट नंबर 6 में कि k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 पी आई अपॉन पी टी, ऐसा लिखना। उसके बाद पी टी, अब देखो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को घूर घूर के देखो, ठीक है, इस इक्वेशन को घूर घूर के देखो, और बाद में कुछ तमाशा ना करना, बस इसमें लिख देना कि देयरफॉर दिस इज माय पॉइंट नंबर 7, खत्म कहानी। मैथ्स है और कुछ भी नहीं है, तो फिर लिख देना देयरफॉर दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ये इस तरीके से। तो खैर बहुत सारी आंसर मार्किंग हो गई इस पर्टिकुलर पॉइंट से। अभी फिलहाल इस आंसर मार्किंग को रोकते हैं, बाकी की बची हुई आंसर मार्किंग कल कर लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और, एमसीक्यू के नाम पर आपसे एक यूनिट पूछी जाएगी। तो खैर यूनिट पे तो अभी अच्छा खासा तमाशा भी हुआ है, तुम लोगों की कॉपी चेकिंग हुई है, कई लोगों को पनिशमेंट वर्क मिला है। तो यूनिट इसकी कुछ भी हो सकती है, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, एच आवर इनवर्स। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट को नोट्स में इंक्लूड कर लेना। और ये एमसीक्यू के लिए तो फेवरेट तरीके से पूछा जा सकता है, फेवरेट तरीके से, कि हाँ करके ये पर्टिकुलर चीज़ तो हम लोगों की है, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं।
दूसरी चीज़ ये कि हमने जो ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ डिराइव किया है, इसमें मैंने क्या लिखा है, ए नॉट अपॉन में ए टी। कई बार आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ए नॉट की जगह स्मॉल ए आपको लिखा हुआ मिलेगा और ए टी की जगह आपको ए माइनस एक्स लिखा हुआ मिलेगा। उससे घबराना मत, मैंने बताया है ए नॉट का मतलब क्या होता है इनिशियली, तो इनिशियली हमारे पास ए था, और ए टी का मतलब क्या होता है, जो बच गया, है ना। ए टी का मतलब क्या होता है, जो बच गया, तो बच गया में ए माइनस एक्स बच गया। तो अगर कल को इस तरीके से भी शो दैट आता है ए नॉट और ए माइनस एक्स के टर्म्स में, तो ऐसे केस में आपको घबराना नहीं है, जैसा आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ है आप उसी के टर्म्स में आप डिफाइन करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर आप उसी के टर्म्स में डिफाइन करिए। और बाद में क्वेश्चन की एंडिंग के बाद ये लिख दीजिए कि ए नॉट को हम रिप्लेस कर रहे हैं स्मॉल ए से और ए टी को रिप्लेस कर रहे हैं हम ए माइनस एक्स से। तो इतनी मार्किंग हमने अभी कर ली है। अभी कल हम लोग ज़ीरो ऑर्डर की मार्किंग करेंगे, ठीक है, और फिर आगे 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 जाते जाते और बाकी चैप्टर्स की भी मार्किंग करनी है। अभी हमने आज जितनी मार्किंग की उसके बेसिस पर देखते हैं टेक्स्ट बुक में आपको क्या। देखो ये क्वेश्चन आपको टारगेट से लिखना है, टारगेट सभी के पास है, तो टारगेट उठाओ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अपनी नोट्स कॉपी में इंक्लूड करो और टारगेट से लिखना है। ये मैं मार्क कराकर नहीं दे रही हूँ, ठीक है ना, ओके। और उसके अलावा देखो व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, ये तो आपके क्वेश्चन में ही है, फिर तो ये भी हम लोगों ने मार्क कर लिया, तो अलग से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और उसके बाद हम लोगों ने क्या बात की थी, राइट द रिलेशनशिप। अच्छा, अभी हमने आज सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के बारे में मार्किंग की है, तो ज़ीरो ऑर्डर भी है इस क्वेश्चन में, इसलिए इस पर बात नहीं करते हैं। और उसके बाद देखो डिस्टिंग्विश, ये भी मैंने लिखवा दिया, मार्क करवा दिया, तो बेसिकली ये भी आपका हो गया। हमने ये भी मार्क कर लिया है, पढ़ो, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट मतलब के एंड हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या मैंने तुम्हें हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की मार्किंग करवाई? बिल्कुल करवाई। ये वही वाला आंसर यहाँ पे उठा के छाप दो, यही सेम आंसर छाप दो। तो इनडायरेक्टली हम लोग बहुत सारी चीज़ें मार्क कर चुके हैं, ठीक है। और देखो मैंने तुमको इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी फर्स्ट ऑर्डर का मार्क करवाया, ये क्वेश्चन नंबर 10 बन गया तुम्हारा। फिर मैंने तुमसे ये भी मार्क करवाया कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर ग्राफिकली, ये देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर भी है। फिर मैंने प्रेशर वाला भी मार्किंग करवाई, ये देखो प्रेशर वाला क्वेश्चन यहाँ पर भी है। तो इनडायरेक्टली जो हम मार्किंग करते हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। सो अपनी छोटी सी बुद्धि ऐसा ना चलाएं कि नहीं करके मैडम आप जो मार्किंग करा रहे हो तो आउट ऑफ द सिलेबस करा रहे हो। मैं कुछ भी आउट ऑफ द सिलेबस नहीं करा रही हूँ, मैं सब कुछ विद इन द सिलेबस ही करा रही हूँ। पढ़ाते वक्त मैं आउट ऑफ द सिलेबस बिल्कुल पढ़ाती हूँ, क्योंकि ऐसे में अगर मैं सिर्फ बुक की लैंग्वेज ही रीड करने लग जाऊँगी तो उसको पढ़ाना नहीं कहते, उसको रीडिंग करना कहते हैं। तो ऐसे में ये चीज़ें समझती नहीं है ना, फिर समझने के लिए समझाना पड़ता है इन डेप्थ में घुसकर। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम्स में आंसर मार्किंग की बात आएगी तो एग्जैक्टली प्रिसाइसली हम उतना ही मार्क करेंगे जितना हमको नीड है। अच्छा, दूसरी चीज़ देखो, खैर अभी तो हम लोग मार्किंग जो किए उस मार्किंग के बेसिस पर हमने कम से कम आज एक शिक्षा ली, हमने फर्स्ट ऑर्डर के सारे ग्राफ्स की मार्किंग की, राइट। तो अगर क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि अगर मैडम आपको AT वर्सेस T का ग्राफ बनाने को बोला जाता तो बताइए स्लोप कितनी होती, ये क्वेश्चन MCQ में पूछा गया है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, टारगेट से इस पर्टिकुलर चीज को उठाएंगे, रट लेंगे, बट डोंट डू रट्टाफिकेशन, ठीक है। मैं समझा कर देती हूँ कि इसका आंसर क्यों और कैसे आएगा। सुनो, हम लोगों ने क्या डिराइव किया है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, हमने यही डिराइव किया है ना, लॉग बेस E A नॉट अपॉन AT इज इक्वल्स टू KT, यही हमने डिराइव किया है। लॉग बेस E को ही बेसिकली ln कहा जाता है, ln जो होता है ना उसको लॉग बेस E कहा जाता है। अब मुझे क्या करना है, y एक्सिस पे मुझे ln ऑफ AT चाहिए और x एक्सिस पे मुझे टाइम चाहिए। मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ, मैंने लॉग में रेसिप्रोकल ले लिया, मतलब AT को ऊपर कर दिया, A नॉट को नीचे कर दिया। जब हम लॉग में रेसिप्रोकल लेते हैं तो माइनस साइन लगाना पड़ता है, तो AT ऊपर आ जाएगा, A नॉट नीचे आ जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये KT। माइनस साइन मैंने KT के पास भेज दिया, तो ये हो जाएगा ln ऑफ AT अपॉन में A नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ KT।
अब मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगा रही हूँ क्योंकि मुझे AT अकेला चाहिए, तो log A अपॉन B इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है log A माइनस log B। तो ऐसे में हम लोग प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे तो हो जाएगा ln AT माइनस ऑफ ln A नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ KT। मुझे ln AT y एक्सिस पे प्लॉट करना है तो मुझे उसके साथ ln A नॉट नहीं चाहिए, तो मैं ln A नॉट को मैं यहाँ भेज देती हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ KT वैसे का वैसे ही प्लस ln ऑफ A नॉट वहाँ जाके बन गया। अब देखो ln ऑफ AT कहाँ प्लॉट करना है, y एक्सिस पर, ये ln ऑफ AT कहाँ प्लॉट करना है, y एक्सिस पर, t कहाँ प्लॉट करना है, x एक्सिस पर। तो ये कर्व आपको क्या इस फॉर्मेट का दिख रहा है, y इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्मेट का। इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व है, इतना तो समझ में आ गया। x के सामने जो लिखा है उसको हम स्लोप कहते हैं, ये जो m होता है ना इसको हम लोग स्लोप कहते हैं। x एक्सिस पर हम किसे प्लॉट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हम टाइम को प्लॉट कर रहे हैं, और टाइम के आगे क्या लिखा है, टाइम के आगे माइनस के लिखा है। इसका मतलब टाइम के आगे जो लिखा है वो हमारा स्लोप है, और स्लोप के आगे क्या लिखा है, माइनस के। सो आंसर विल बी माइनस के। ठीक है, अब देखो तुम्हारी जो बुक है उस बुक में कहीं पर भी मुझे देखकर बता दो ln वाला कर्व था क्या, नहीं था। यहाँ पे log का कर्व था, मतलब log बेस 10 वाला कर्व था, यहाँ पे भी log बेस 10 वाला कर्व था, ln वाला कर्व तो कहीं था ही नहीं। तो तुम में से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स या तो रट्टा मार लेंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन आया तो उसका आंसर ये है। अब कई लोग सोचेंगे अरे यार ये ग्राफ की चीज़ें हमारे बस की नहीं है, तो सब बस की है अगर तुम चीज़ों को स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो, समझते आ रहे हो तो, कि अच्छा ये इधर शिफ्ट कर रहे हैं, उधर शिफ्ट कर रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, तो ठीक है। खैर दूसरी चीज़, क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करो। ये देखो ये भी एकदम 2 चुटकियों में, मतलब 2 चुटकी भी नहीं, आधी चुटकी में, पौना ग्राम चुटकी में बन जाएगा। एक रिएक्शन दी है, उस रिएक्शन का आपको रेट कांस्टेंट दिया है। रेट कांस्टेंट का मतलब बेसिकली के की वैल्यू दी हुई है। अब उसने आपको क्वेश्चन में ऑर्डर पूछ लिया। अब कई लोग इसी चक्कर में घूम जाते हैं गोल 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 कि मैडम ऑर्डर दिया है कैसे, मतलब ऑर्डर पूछा है कैसे निकालें, के की वैल्यू से ऑर्डर कैसे निकालें। अरे यार के की वैल्यू का कोई काम नहीं है, दिस इज टाइम पास, ये आपका टाइम पास है। वो जो 4.98 इंटू 10 की पावर -4 दिया, दिस इज अ टाइम पास, प्लीज इग्नोर इट। आप सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे की यूनिट देखिए। यूनिट क्या है, सेकेंड इनवर्स। किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो उसका के होता है, उस के की यूनिट होती है टाइम इनवर्स। मतलब सेकेंड इनवर्स भी हो सकता है, आवर इनवर्स भी हो सकता है, मिनट इनवर्स भी हो सकता है। तो अगर आपको सिर्फ सेकेंड इनवर्स दिख रहा है, मतलब सिर्फ टाइम दिख रहा है और टाइम के ऊपर -1 दिख रहा है, तो मतलब गारंटेडली वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सॉल्व करने की यहाँ नीड ही नहीं थी। सो इस टाइप के लॉजिकल सवाल आपको सीईटी में पूछे जाते हैं, राइट? इस टाइप के लॉजिकल सवाल। खैर अभी मैं धीरे धीरे और एमसीक्यूज भी तुमको करवा दूंगी ताकि तुम्हें रट्टा मारने की सो कॉल्ड नीड ना पड़े, ठीक है? अच्छा, और ये क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए होमवर्क है, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन की मैं कॉपी चेकिंग ऑलरेडी कर चुकी हूँ आपकी, है ना? तो क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन की कॉपी चेकिंग हो चुकी है तो ये आप कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। इसमें भी देखो आपसे ऑर्डर पूछ रहा है और इस बार उसने यूनिट दी है। यूनिट के सामने जो वैल्यू दी हुई होती है ना के की, ऑर्डर निकालने के लिए, दिस इज अ टाइम पास। वो यूनिट टाइम पास होती है, वो वैल्यू टाइम पास होती है, सॉरी। सारा काम कौन देखती है? यूनिट संभालती है। यूनिट को देखो और यूनिट से देखकर मुझे बताओ कि ऑर्डर क्या होगा। ऑब्वियस है कि मैडम फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता फर्स्ट ऑर्डर? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में तो सिर्फ टाइम आता है, यहाँ तो मोल भी आ रहा है, डेसीमीटर भी आ रहा है। तो अब आप मुझे बताओ ये इन तीनों में से कौन से ऑर्डर की ये यूनिट है? अब अगर मैं तुम्हारी बोर्ड्स की किताब को तुमको गो थ्रू करवाऊं, जो कि तुमने किया भी होगा और जो कि तुम अभी करोगे भी जब मैं मार्किंग करवाऊंगी, तो तुम ये एक चीज ऑब्जर्व करना, तुम्हारी पूरी बोर्ड्स की किताब में कहीं पे भी nth ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट लिखकर नहीं दी गई है। तुम्हारी बुक में क्या दिया है? 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। तो एक स्टूडेंट ये तो डिसाइड कर चुका है कि फर्स्ट ऑर्डर नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट में सिर्फ टाइम इनवर्स आता। अब वो ये सोचेगा या तो आंसर 0 में से होगा, या तो 2 में से होगा, या 3 में से होगा। फिर वो ये सोचेगा कि अरे हमारी बुक में तो 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही है,
सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर तो हमारी बुक में है ही नहीं, तो सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर नहीं होगा, इसका आंसर ज़रूर 0 ऑर्डर होगा। वो ऐसा सोचता है, पता है। तो ऐसा आपने नहीं सोचना है, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जो मैंने तुम्हें nth ऑर्डर सिखाया है ना, nth ऑर्डर के लिए यूनिट लिखना सिखाया है, उसमें एक बार n की वैल्यू 3 पुट करके देखो और चेक करो ये यूनिट आ रही है कि नहीं आ रही है। एक बार n की जगह 2 पुट करके देखो और उसके अकॉर्डिंग देखो किसके साथ ये आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। किसके साथ ये आंसर मैच कर रहा है वो तुम्हारा ऑर्डर होगा। तो कैसा रहता है, कई बार किताबों में चीज़ें लिखी हुई नहीं मिलती, बट टीचर ने पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि एक्सरसाइज में उसके जैसे क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं तुम्हें अभी nth ऑर्डर नहीं पढ़ाई रही होती तो मैं किस मुंह से तुमको ये शब्द बोलती कि अरे ये उस nth ऑर्डर वाले के अकॉर्डिंग आप पे करो फिर। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कल जब कॉपी चेकिंग होगी तो ये दोनों क्वेश्चन आपको पहले चेक करवाने हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी तो क्वेश्चंस में जो नीचे है आप लोगों के, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैं आपको ऑलरेडी चेक करवा चुकी हूँ। जैसे ये क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी चेक हो चुका है, और बाकी तो अभी खैर होने के हैं, क्योंकि अभी कॉपी चेकिंग केमिकल काइनेटिक्स की ख़त्म नहीं हुई है। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आगे और भी क्वेश्चन करेंगे। बट ये वाला क्वेश्चन तुम्हें अपने नोट्स में लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है, टारगेट से देखकर। एक बार काउंटिंग कर लेती हूँ मैं कि कितने क्वेश्चन आज की मार्किंग में है, ताकि तुम लोग मुझे बेवकूफ़ ना बना सको जब मैं नोट्स कॉपी चेक करूँ। तो पहले 2 क्वेश्चन तो यही हो गए, फर्स्ट पेज में 2 क्वेश्चन, ठीक है। लर्न नहीं करना है लेकिन लिखना ज़रूर है। तीसरा क्वेश्चन ये रेट लॉ वाला हो गया, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन ये हो गया, पांचवा क्वेश्चन ये हो गया, छठवां क्वेश्चन ये हो गया, सातवां क्वेश्चन ये हो गया, और आठवां क्वेश्चन ये है, 9th वाला क्वेश्चन ये है, और उसके बाद 10th वाला क्वेश्चन ये, 11th वाला क्वेश्चन ये, 12th वाला, 13, 14, और उसके बाद 15, और उसके बाद ये आपका 16, डिस्टिंग्विश 17, और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप 18, ठीक है। और उसके बाद शो दैट वाला 19, डिराइव वाला 20, हाफ लाइफ वाला 21, ग्राफ वाला 22, हाफ लाइफ की डिफाइन 23, और उसके बाद 24 में ये डिफाइन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और एग्जाम्पल ये 24, और ये गैस वाला 25 है ना। और उसके अलावा एक्सरसाइज में से मैंने ये क्वेश्चन आपको टारगेट से लिखने को कहा है, यानी कि 26। बाकी तो खैर जो अदर क्वेश्चन है वो आपको लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। और ये दोनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क जो आपको कल चेक कराने हैं, वो तो कल सुबह तुम चेक करा ही लोगे, है ना। अच्छा, और उसके अलावा ये दोनों क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आपकी कॉपी में चाहिए सॉल्व करके, हेडिंग डाल करके MCQ का है, ताकि रट्टा ना मारो, राइट। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चंस के आसपास कुछ है, 28-30 के आसपास। तो ये तुम्हारा काम है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे मार्किंग रोकते हैं, इसके आगे की मार्किंग